नमस्ते आप सभी को। जैसे कि हमारे साथ आज है चांगलांग के डिप्टी कमिश्नर देवांश यादव आईएएस ऑफिसर है, जो कि हम आज आए हुए हैं उनको मिलने के लिए। और हम आज जानने के लिए कोशिश करेंगे, 1 to 1 हम सर से बात करेंगे कि हमारे आज तक जो सर डीसी होके चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में आए हैं, तो हमारे ये जो 2021 है, ये 2021 में आज तक कौन सा काम किया है, डेवलपमेंट एक्टिविटीज़, और आने वाले दिनों में क्या क्या काम करने वाले हैं सर से हम आज जानते हैं। तो चलिए सबसे पहले वेलकम सर। थैंक यू। तो सर सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन पूछना चाहूँगा सर, जो कि दिसंबर 2020 को एक डिजिटल इंडिया अवार्ड मिला गया है चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में, आप जब डीसी बन के आए हैं। तो सर उसका ऊपर में थोड़ा सा सर एक ब्रीफ में बता दीजिए। डिजिटल इंडिया अवार्ड हमारी एनआईसी टीम के अच्छे काम का रिकॉग्निशन है। इन्होंने चांगलांग डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन को बहुत ही रियल टाइम बेसिस पे अपने पोर्टल पर डाला है, और जिसको हम बोलते हैं कि हर टेंडर हो, कोई भी गवर्नमेंट का नोटिस हो, उसको रेगुलर बेसिस पे वेबसाइट में एक्सेस देते हैं। डीसी से बात जैसे उन्होंने सर्विसेज शुरू करे, जिससे कि कोई भी आदमी अपनी कंप्लेंट डायरेक्ट डीसी को दे सकता है, और इस तरह के बाकी सारे फैसिलिटीज़ की वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमको रिकॉग्नाइज़ किया और ये अवार्ड मिला। ओके सर, तो सेकेंड क्वेश्चन में सर आपको पूछना चाहूँगा, जो कि आपके ही इनिशिएटिव में हुआ है, जो कि होममेड शॉप सेल्फ हेल्प ग्रुप खरसंग के जो महिला है उन्होंने बनाया और अभी जो बेच भी रहा है। तो सर उसको जो लागू कराने के लिए, बनाने के लिए मतलब किस प्रकार से मतलब हम लोग ये चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में ये कर पाए हैं सर? ये सोप पहले हमारे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के जो दुकानें होती हैं, चाहे वो बुरदुमसा हो, मियाँ हो, अलग अलग जगह दुकानें उन्होंने खोली हुई हैं, तो वो अपने रोइंग से सोप लेते थे। तो सोप बनाना इतना मुश्किल नहीं है, तो हमने सोचा कि क्यों ना इसको लोकली बनाया जाए। तो खारसांग में तब तक सेल्फ हेल्प ग्रुप में बहुत ज़्यादा लाइवलीहुड एक्टिविटी नहीं लिए गए थे, तो वहाँ पे एक एंथुजियास्टिक ग्रुप था जिन्होंने बोला कि हम इसको टेकअप करेगा, और उन्होंने बहुत अच्छे अलग अलग फ्लेवर्स के स्लोप बनाए। उसको फिर हमने ऑनलाइन सर्विस के लिए भी अलाउ किया। उस सर्विस से पूरा पैन इंडिया में डिलीवरी होता है। हालांकि क्योंकि अभी हम बड़ी अर्ली स्टेजेस में हैं, तो उसका पैकेजिंग वगैरह थोड़ा और अच्छा करने की ज़रूरत है, ताकि मार्केट में उसका डिमांड और बढ़े। तो सर ये अभी फ़िलहाल जो बन रहा है सर, वो ऑर्गेनिक है या सर जो हमारे जो मिलता है मार्केट में उसी प्रकार का है? नहीं, ये पूरी तरह ऑर्गेनिक है, और आप कभी भी जाके खारसांग में उन महिला ग्रुप के पास जाके इसका बनने का प्रोसेस अपनी आंखों देखी देख सकते हैं। तो उसमें आपको पता चलेगा कि इसमें कोई भी हार्मफुल प्रोडक्ट नहीं होता है, और जिस चीज़ का फ्लेवर हम बात करते हैं वो चीज़ उसमें एक्चुअली डलती है। अगर ऑरेंज है तो ऑरेंज एक्चुअली डलेगा, अगर लेमन है तो लेमन डलेगा। ये नहीं कि उसका एक्सट्रैक्ट या उसका कोई केमिकल डाल देंगे। तो इट इज़ अ वेरी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, और इसीलिए उसका हम ज़्यादा से ज़्यादा इनक्रेज भी करते हैं। तो सर फिर दूसरा क्वेश्चन ये पूछना चाहूँगा, जो कि सर आप उस समय थे एडिशनल डिप्टी कमिश्नर बोरडुमसा थे, तो उसी समय आपने एक प्लास्टिक वेस्ट मटेरियल का एक छोटा सा एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बनाया है, मतलब बोरडुमसा पे। तो सर आज का दिन में देखा गया है तो वहाँ पे काफ़ी जगह से, जैसे कि तेजू, नमसाई और चांगलांग से मतलब वेस्ट मटेरियल आता है। तो सर कभी कभी लोगों का ये भी कहना है कि मतलब ज़्यादा गंदगी आने के कारण से बदबू होता है, और एक तरफ देखा जाए तो ये इम्प्लीमेंटेशन भी हुआ है, रास्ता के लिए कामदायक चीज़ भी हुआ है। तो सर इसके ऊपर में थोड़ा कुछ बता दीजिए। इसमें हमको प्लांट का कैपेसिटी हम धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे हैं। पहले 1 मशीन था, फिर 2 आए, फिर अब 3 हो गए। तो जितना ज़्यादा कैपेसिटी होगा उतना आपके पास लगातार कूड़ा आएगा, और आप लगातार उसको प्रोसेस करके कॉन्ट्रैक्टर को सेल करते रहोगे। पंचायत ने अभी तक 4 से 5 लाख का इससे रेवेन्यू अर्न किया है, और इस रेवेन्यू को वो अपने स्कूल के लिए, अपने कम्युनिटी हॉल के रिपेयर के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो ये जो गंदगी वाली प्रॉब्लम है, ये तभी सॉल्व होगी जब हम ज़्यादा से ज़्यादा कैपेसिटी में प्रोसेसिंग अपनी करेंगे। और ऑफ कोर्स ये रोड में जब लगता है प्लास्टिक, तो रोड का लाइफ बढ़ जाता है, डबल हो जाता है ऑलमोस्ट। तो इस चीज़ को और ज़्यादा इनक्रेजमेंट मिले और बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में भी लगे। इनफैक्ट अभी अनीनी में भी ये लगा है, हमारे वहाँ के यंग डायनेमिक डीसी मिंगा, उन्होंने इसको स्टार्ट किया है, और मुझे उम्मीद है बाकी जगह भी इसको लिया जाएगा, ताकि हमारा जो प्लास्टिक वेस्ट है, नदी नाले में जाके जाम होता है, वो सारा का सारा एटलीस्ट जो नॉन रिसाइकलेबल है, जिसको रिसाइकिल नहीं कर सकते, उसको तो अच्छी जगह यूज़ किया जाए। और सर जो अभी प्लास्टिक से जो यूज़ हो रहा है सर, वो गवर्नमेंट चला रहा है ना या हमें सेल्फ हेल्प ग्रुप या कोई चला रहा है सर? इसको कुमुंग पतार का ग्राम पंचायत चला रहा है, और उसमें 3 लोगों को काम भी मिला हुआ है। उनको 5,000 रुपये महीने का मिलता है, और इसको जो देता है एक स्टार्टअप कंपनी है रिसाइकल हैदराबाद का, वो उन 3 लोगों को 5,000 रुपये देता है।
और जो यूडी डिपार्टमेंट अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के जो आपने बताए वो जो अपना कूड़ा भेजते हैं उनको भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वो कंपनी ही देता है। तो उस तरह से हमारा एक तरह से बाहर के कंपनी से पैसा भी मिलता है हमको और सेल करने से भी पैसा मिलता है। ओके सर, तो फिर मैं आपको ये बताना चाहूँगा, आपके ही इनिशिएटिव पे एक कैरियर काउंसलिंग प्रोग्राम मतलब हुआ 2-3 महीना के पहले, और साथ ही साथ में 402 जो 410 ड्रॉप आउट स्टूडेंट है हमारा क्लास 10 में खास करके, तो उनको भी एक चांस मिला गया है NIOS में री एग्ज़ाम अपियर करने के लिए। तो उसका ऊपर सर थोड़ा बता दीजिए, और आने वाले दिनों में और भी कैरियर काउंसलिंग जैसा प्रोग्राम होने वाला है क्या डिस्ट्रिक्ट में? करियर काउंसलिंग प्रोग्राम ज़रूर होंगे, और अभी कोविड की वजह से ज़्यादा गैदरिंग्स हम नहीं कर रहे हैं। NIOS में बहुत अच्छा लगा जब इतने सारे ड्रॉप आउट बच्चों ने फिर से अपना एग्ज़ाम दे के अपनी एजुकेशन की डिग्री लेने की कोशिश की, और उनके काफ़ी सारे डाउट्स भी आए थे। तो हमने 2 बार एक डाउट्स को सॉल्व करने के लिए एक पब्लिक नोटिस निकाला था, जिसमें कॉमन जो क्वेश्चंस होते हैं कि कब एग्ज़ाम होगा, कौन कौन सा सिलेबस होगा, कहाँ पे देना है, पे रजिस्टर करना है, वो सारे हमने क्लैरिफाई किए थे। और अभी भी मेरी रिक्वेस्ट रहेगी स्टूडेंट से कि इस चीज़ को सीरियसली लें और इस बार अपना जो एग्ज़ाम है उसको ज़रूर पास करें, तभी जाके हमको एनकरेजमेंट मिलेगा कि अगले साल भी हम बाकी जो नए ड्रॉप आउट्स आएंगे उनको कवर कर सकें। सर, और जैसे कि हमारे चांगलांग डिस्ट्रिक्ट बहुत पहाड़ है और रिमोट एरिया है, तो यहाँ से आपने हमारे यहाँ से स्टूडेंट्स को दिल्ली भेजा है एडमिशन के लिए, और साथ ही साथ में यहाँ से आप स्पॉन्सर करके भेजा गया है, और साथ ही साथ में एक सुदेवा जो फुटबॉल एकेडमी है उनसे भी यहाँ पे ट्रेनिंग कैंप के लिए आया था, और हमारे यहाँ से 4 स्टूडेंट को फुटबॉल समेत एजुकेशन के लिए मतलब दिल्ली भेजा गया है। सर, उसका ऊपर में मतलब किस प्रकार से उन लोगों को भेजा गया है, और आने वाले दिनों में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये चीज़ कंटिन्यू होते रहेगा, या उन जो लड़का को हम लोग ने भेजा है उनको मतलब कुछ चीज़ का प्रॉब्लम सर फेस करना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, वो सर थोड़ा बता दीजिए। देखिए, हम तो अपने टेन्योर में डेफिनेटली इस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि यूथ एंड इको क्लब का डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन का प्रोग्राम है, वो हर साल आता है। तो हर साल हम सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी के बच्चों को भेज सकते हैं, और ये एकेडमी दिल्ली के एक बहुत ही सेंट्रल दिल्ली में एकदम बीच में लोकेटेड है, बहुत ही सेफ जगह पे है। यहाँ पे उनका पढ़ना लिखना खाना सब कुछ पूरी तरह फाइनेंस्ड होगा। और ऑनरेबल CM ने जब मार्च में विज़िट किया था तो उन्होंने भी 2 बच्चों को स्पॉन्सर किया। तो हम पहले 2 को कर रहे थे, तो 2+2 अब 4 बच्चे हम दिल्ली भेज रहे हैं अब। और हमने ऑलरेडी 2 बच्चों का पेमेंट एकेडमी को कर दिया है, और 2 और बच्चों का पेमेंट जो ऑनरेबल CM स्पॉन्सर कर रहे हैं वो भी हमारे पास है। जैसे ही ये लॉकडाउन खुलता है, सिचुएशन थोड़ी एकेडमी के खुलने लायक होती है, तो चारों बच्चों के पेरेंट्स को ब्रीफ़ किया जा चुका है और वो बच्चे जाने के लिए तैयार हैं। और सर, सबसे अहम चीज़ हमारा जो हेल्थ सेक्टर को लेके, तो हेल्थ सेक्टर को सर देखा गया है तो इन 2-4 महीना में सर आपने काफ़ी अच्छा यहाँ पे प्रोग्राम सेट किया है और बहुत फैसिलिटी ला दिया है। जैसे कि हमारे ऑनलाइन फ्री चेकअप होता है, ये टेली मेडिसिन क्लिनिक जो आपने इंस्टॉल किया है, और साथ ही साथ में अल्ट्रासाउंड फैसिलिटीज़ जो प्रेग्नेंट वुमेन को CHC चांगलांग बोडुमसा में इंस्टॉल किया है। तो सर ये जो यहाँ पे लेकिन बोडुमसा में ऐसा है कि वहाँ पे खास करके जो चलाने वाला है टेक्नीशियन का कमी है सर। तो इस चीज़ को किस प्रकार से हम लोग आने वाले दिनों में टेक्नीशियन मतलब ला सकेंगे सर? मेरा मानना है कि जो हमारे पास एग्जिस्टिंग मैन पावर है वो भी बहुत है, बट क्या होता है सरकार में रह रहे के चीज़ें थोड़ी थोड़ी रिडंडेंट हो जाती हैं। तो अगर हम उन्हीं लोगों को अच्छे से ट्रेन करेंगे तो अल्ट्रासाउंड चलाना इज़ नॉट ए प्रॉब्लम। और ऑलरेडी DMO नामसाई के साथ एक अरेंजमेंट हुआ है जिसमें कि वहाँ से एक ऑब्स गायनी की डॉक्टर आती हैं हर वीक। अभी कोरोना के चलते क्योंकि वहाँ पे भी पेशेंट लोड ज़्यादा है और यहाँ भी अनसेफ है तो वो नहीं हो रहा है, बट ऑलरेडी 150 से ज़्यादा अल्ट्रासाउंड वो CHC बोरदुमसा में कर चुकी हैं। तो इसी मॉडल को लागू करते हुए हम कोशिश करेंगे कि म्याऊं में भी इसी तरह से अल्ट्रासाउंड चालू हो सके, ताकि मैन पावर की शॉर्टेज की वजह से हमारा ये काम ना रुके। और जितना आपका प्रेग्नेंट लेडीज़ का अल्ट्रासाउंड हो रहा है वो तो है ही, उसके अलावा इतने अल्कोहलिज्म का प्रॉब्लम है, काफ़ी सारे लोगों को लिवर अल्ट्रासाउंड चाहिए, पेट का अल्ट्रासाउंड चाहिए। ये सारी बेसिक फैसिलिटी मिल जाएंगी तो डिब्रूगढ़ वगैरह में 1000 का जो अल्ट्रासाउंड होता है वो यहाँ पे 50 या 100 रुपये में हो जाता है। तो उनका पैसा बचेगा, जितना पैसा बचेगा उतना ज़्यादा वो ठीक जगह इन्वेस्ट कर पाएंगे। ये तो बहुत खुशी की बात है हमारे चांगलांग डिस्ट्रिक्ट के जितने भी खास करके चांगलांग बोरदुमसा, अभी जो म्याऊं में भी सर ने कहा है कि म्याऊं में भी लाने के लिए कोशिश करेंगे चंद दिनों में, तो ये बहुत अच्छी खबर है। तो सर को फिर से मैं बोलना चाहूँगा सर, आपके ये 10 ईयर में आप जब DC चांगलांग हुए वही समय में 50 फुट वॉलीबॉल ग्राउंड
हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया है। और साथ ही साथ में आपके इनिशिएटिव में बोरडुमसा पे जनरल ग्राउंड में फुटबॉल खेलने के लिए लाइट का स्थापना किया गया है, मतलब प्रबंध किया गया है। और साथ ही साथ में फुटसल ग्राउंड जो चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में चांगलांग हेडक्वार्टर में बनाया गया है। तो सर आने वाले दिनों में ये जैसे कि यहाँ में हो रहा है, बोरडुमसा चांगलांग में हो रहा है, तो उसी प्रकार से विभिन्न जगह जैसे कि अलग सर्कल में भी होने का चांसेस है क्या सर? हाँ जी, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स श्री मामा नाटुंग जी आए थे अभी रिसेंटली, तो उन्होंने हमको प्रॉमिस किया कि वो 2 से 3 फुटसाल ग्राउंड और देंगे। तो इसीलिए हमने अपने डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर को एस्टीमेट बनाने के लिए बोला है। तो हमारे नेक्स्ट फुटसाल ग्राउंड्स म्याऊं और जयरामपुर में होंगे। और जैसा कि आपने बताया वॉलीबॉल ग्राउंड का एमजी नरेगा में यूज़ हुआ है, तो पहले ऐसी चीज़ें होती थी जो बहुत ज़्यादा यूज़फुल नहीं है। आपने कहीं गड्ढा बना दिया, आपने कहीं सीसी स्टेप्स बना दिए। लोकल गांव के रिक्वायरमेंट के लिए वॉलीबॉल हर जगह चलता है। यूथ अपना ड्रग्स की तरफ ना जाए, गलत काम की तरफ ना जाए, खेलता रहे और एनर्जेटिक रहे और अपनी बॉडी पे थोड़ा सा ध्यान दे। उसके लिए वॉलीबॉल कोर्ट्स की शुरुआत की गई। 50 वॉलीबॉल कोर्ट्स को हमने सैंक्शन दिया है। उनमें से मेरे हिसाब से आज की डेट में 40 से 45 फंक्शनल हैं और 5 या 6 में कुछ लॉजिस्टिक्स को हम एड्रेस कर रहे हैं। और आगे भी कोशिश रहेगी कि इसी तरह के और कामों को एमजी नरेगा में हम लोग ले सकें। और सर जैसे कि हमने सोशल मीडिया में भी देखा, उसके बाद में यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में हमने जब चक्कर लगाए तो स्कूलों में देखा है कि पहले स्कूल मतलब बहुत ख़राब दिखाई देता था, मतलब वॉल को लेते हुए या क्लासरूम को लेके आपने वॉल पेंटिंग किया, तो वॉल पेंटिंग करवाया। उसके बाद सारे साथ में जो प्री स्कूल स्टूडेंट हैं आंगनवाड़ी, तो उसके लिए भी सर आपने एक प्रबंध किया 2 लाख रुपया में एक सिस्टम से बनाया। तो आने वाले दिनों में सर इसको लेके भी मतलब जितने भी चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में स्कूल हैं सभी स्कूलों में सर ऐसा होने का मतलब कुछ संभावना है क्या, या फंड का सर कुछ कमी है तो मतलब किस प्रकार से कमी होगा? अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बोला गया है कि 3 से 6 साल का जो बच्चा होता है उसको भी प्री स्कूल एजुकेशन मिलना चाहिए। वैसे तो आंगनवाड़ी इसको बोला हुआ है, उनका मैंडेट है प्री स्कूल एजुकेशन देने का, बट उतना नहीं हो पाता है। तो जितना आंगनवाड़ी अगर स्कूल के पास है वो स्कूल के अंदर काम करेगा तो उसका बहुत फ़ायदा है। उसको बिजली कनेक्शन स्कूल से ही मिल जाएगा, उसको पानी वहीं से ही मिल जाएगा, उसके पास टीचर्स का अवेलेबिलिटी है और स्कूल का भी फ़ायदा है, उसको आंगनवाड़ी वर्कर्स का मैन पावर मिल जाएगा। तो इसीलिए हमने 61 आंगनवाड़ीज़ जो हमारे बन रहे हैं हम उनको प्री फैब्रिकेटेड मोड में बना रहे हैं। आपको पता है अरुणाचल में इतना बारिश आता है, कोई भी बिल्डिंग बनाने में 2 से 3 महीना लगता है, तो अक्टूबर से अप्रैल के बीच में ही बनता है, बाकी टाइम पूरे समय बारिश रहता है। तो ऐसे में एक ऐसा आंगनवाड़ी बनाया जाए जो कि 5 से 6 दिन में बन के तैयार हो जाए। और म्याऊं में ऑलरेडी 10 ऐसा आंगनवाड़ी बन चुका है और इसकी अब नेक्स्ट जो स्टेशन है जो जहाँ पे जा रहा है ये बोरदुमसा है। बोरदुमसा में अराउंड 14 आंगनवाड़ी प्री फैब्रिकेटेड बन रहा है और उसके साथ साथ अभी हम रिसेंटली चांगलांग हेडक्वार्टर में भी इसको शुरू करने वाले हैं। तो कोशिश रहेगी कि जो आंगनवाड़ी के बच्चे हैं 3 से 6 साल के, वो स्कूल के अंदर ही प्री फैब्रिकेटेड आंगनवाड़ी में पढ़ाई करें और क्लास 1 में जाने से पहले कुछ बेसिक अपना ABCD अल्फ़ाबेट्स, नंबरिंग्स और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करके थोड़ा अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करें। वरना वही टीचर लोग कंप्लेन करता है कि सर बच्चों को अभी फाउंडेशन इतना वीक है कि हम काम नहीं कर पा रहे हैं। तो मेन कॉन्सेप्ट है कि आप फाउंडेशन पे काम करें। और जो आप पेंटिंग का बता रहे हैं वो एक्चुअली पेंटिंग ना होके बिल्डिंग एज लर्निंग एड का कॉन्सेप्ट है। इसको काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस और NGOs ने किया है कि अगर हमारा क्लास का अंदर का एनवायरनमेंट पॉजिटिव है और उन इमेजेस को देख के बच्चा खुद से उसका ब्रेन एक्टिवेट होता है और वो सीखता है, तो उससे उसके लर्निंग में फ़ायदा होता है। तो उसी तरह के हमने पेंटिंग्स करवाए और लोकल आर्टिस्ट को एंगेज किया ताकि उनको भी एम्प्लॉयमेंट मिले। तो इस तरह से हमने अराउंड 60 स्कूल्स में अभी काम किया है। कोशिश करते हैं धीरे धीरे, रिसोर्सेज तो हमेशा कम रहते हैं बट हमको मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना है, तो और भी स्कूल्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। सर जब भी एजुकेशन का बात आता है तो चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में हमें सर एक ही चीज़ को मतलब याद आ जाता है, खास करके विजयनगर, जो कि मतलब चांगलांग डिस्ट्रिक्ट के सबसे रिमोट प्लेस को माना जाता है। और कोई अब फिलहाल तक सर वहाँ पे कोई रास्ता का सर्विस नहीं है, सिर्फ सोटी जाता है। और जो वहाँ से लोग पढ़ने आता है उनको 157 किलोमीटर चल के आना पड़ता है। तो सर हाल ही में जब ऑनरेबल CM सर यहाँ पे विज़िट किए थे तो उन्होंने विजयनगर विज़िट किया था, तो आप भी सर वहाँ पे गए थे सर। तो सबसे पहले तो पूछना चाहूँगा सर एक्सपीरियंस कैसा रहा? विजयनगर तो मैं एक्चुअली 3 बार जा चुका हूँ और ऑनरेबल CM सर के साथ हम गांधीग्राम गए थे। वहाँ पे हमने स्कूल का विज़िट किया
और वहाँ भी हमने देखा कि मेजॉरिटी ऑफ द स्कूल्स आपका लोकल वुड से उन्होंने बनाए हुए हैं। टीचर्स का एक भारी कमी था जिसको लास्ट ईयर एड्रेस किया गया था, और एजुकेशन डिपार्टमेंट ने प्रोएक्टिवली काम करके वहाँ पे 3 सब्जेक्ट टीचर भेजे। बट बावजूद उसके बच्चों का बेस वीक है, इतना वीक है कि क्लास 10th में 1 साल पहले का रिज़ल्ट ऐसा था कि कोई भी पास नहीं हुआ था फर्स्ट टाइम में। तो इसीलिए हमारे एडीसी म्याऊ ने भी अभी रिसेंटली एक इनिशिएटिव लिया था। उन्होंने अप्रैल महीने में जब ये बच्चे विजयनगर से म्याऊ आते हैं एग्ज़ाम देने के लिए, तो उन्होंने इनको रेसिडेंशियल फैसिलिटी रखी थी और अपने कुछ कलीग से बात करके गुवाहाटी से कुछ टीचर्स बुलाए थे, और वो रेसिडेंशियल फैसिलिटी पूरी तरह फ्री थी। सिचुएशन ख़राब हो गई कोविड की वजह से, तो 26 अप्रैल को ही हमको उस रेसिडेंशियल फैसिलिटी को ख़त्म करना पड़ा। बट बच्चों पे काम करते रहेंगे लगातार, और उनको फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करने का अभी समय है, अभी भी छुट्टियां चल रही हैं। तो हमने अपने टीचर से रिक्वेस्ट किया है कि एटलीस्ट कुछ उनके ट्यूशन्स वगैरह लेते रहें, खाली समय में उनको थोड़ा इंटरेस्ट जगाएं पढ़ाई में, ताकि जब अभी नेक्स्ट ईयर उनका एग्ज़ाम हो तो वो कुछ एक बेसिक के साथ इस एग्ज़ाम को पास कर सकें। और सर हमारे जो चांगलांग डिस्ट्रिक्ट है, चांगलांग डिस्ट्रिक्ट बहुत पहाड़ होने के कारण से सर काफ़ी अभी भी ऐसा जगह है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुँचे। तो हाल ही में सर हमने आपके ही ट्विटर में हमने देखा था कि रंगहिल बोल के एक जो विलेज है, वहाँ पे जो इंडो म्यांमार जो बॉर्डर है, वहाँ पे आपने नया सोलर लाइट लगाया गया है सर। तो अभी और भी ऐसा बहुत सारा बस्ती है जहाँ पे नहीं पहुँचा है लाइट। तो सर आने वाले दिनों में ऐसा कुछ प्रबंध हो सकता है कि उन बस्तियों में भी लाइट लगाने का? हाँ जी, मैं बताऊंगा। रंगहिल में एक्चुअली लाइट है, जो आपके बिजली के तार हैं वो जाते हैं, बट क्योंकि वो इतना डेंस फॉरेस्ट से जुड़ा हुआ है और मेनलैंड से इतना दूर है कि एक बार अगर कोई तेज़ बारिश आती है तो इतना जंगल पेड़ गिर जाता है कि लाइट अगले 1 हफ्ते 2 हफ्ते के लिए चले जाती है। छोटे से भी फॉल्ट से बहुत बहुत दिनों के लिए बिजली चले जाती है। तो इसीलिए हमने एक हाइब्रिड सिस्टम बनाया है जिसमें आपका सोलर और बिजली के तार वाला कन्वेंशनल पावर दोनों रहेगा। यूज़र के पास ऑप्शन रहेगा कि वो कब सोलर यूज़ करे और कब कन्वेंशनल पावर। अभी हमारे एक एई पावर हैं के पाव, उन्होंने ये प्रोजेक्ट की शुरुआत की, उन्होंने आइडिया दिया, तो हमने इसको टेकअप किया और रंगहिल में अभी एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो अभी ये अगर प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो जाता है तो बीएडीपी स्कीम के अंदर हम अपने सारे बॉर्डर विलेजेस में इस तरह का हाइब्रिड मॉडल लगा के रखेंगे, ताकि अगर आपका बिजली भी जाता है, डिपार्टमेंट वाला जो बिजली जाता है, तो भी आपके पास सोलर वाला बैकअप रहेगा। काफ़ी सारे लोगों के पास छोटे छोटे सोलर यूनिट्स रहते हैं, बट ऑन एन एवरेज अगर हम 350 to 400 वाट से एक हाउस होल्ड को दे देते हैं तो 3 से 5 किलो वाट में हम 10-11 घरों को कवर कर लेंगे। इसमें उनका जो बेसिक नेसेसिटी वाला पावर है उसका बैकअप उनको मिल जाएगा, तो इससे उनका रहने सहने का काफ़ी उनको आराम मिलेगा। तो सर यहाँ पे हाल ही में हमारे ऑनरेबल सीएम सर आए थे और यहाँ पे तीसरा जो हाइडल प्रोजेक्ट यहाँ पे इनोग्रेट किया है। तो सर ये अभी वो चालू है या सर चल रहा है, या ये जो चल रहा होने सर कहाँ कहाँ तक ये बिजली दिया जा रहा है? टिशू 1 और टिशू 2 दोनों चालू हैं। ऑनरेबल सीएम ने टिशू 2 को इनॉग्रेट किया था, जो कि आपका 2x250 500 किलोवाट का एक हाइडल पावर प्रोजेक्ट है। और दोनों ही पावर प्रोजेक्ट अभी चल रहे हैं। लीन सीज़न में इनका आउटपुट थोड़ा कम था, जो कि अभी रिसेंट रेनफॉल के बाद सब्सटेंशियली बढ़ गया है। पूरे चांगलांग टाउनशिप को ये लोग पावर अपना सप्लाई करते हैं, और इसमें जो इनके नियर बाय विलेजेस होते हैं जो पावर प्लांट के बगल में है, उनको भी ये पावर प्रोवाइड करते हैं। सर लास्ट बट नॉट लीस्ट अभी सर हम चर्चा करेंगे सर ये कोविड को लेके, मेडिकल डिपार्टमेंट को लेके। तो सर अभी डिस्ट्रिक्ट में पूरे स्टेट में, पूरे इंडिया में, भारत में काफ़ी कोरोना संक्रमित हो चुका है। तो जहाँ तक सर हमने देखा कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी 2.8% में सर यहाँ पे भी हो रहा है। तो सर यहाँ पे जहाँ तक हमने देखा है कि 2 बजे तक सारे मार्केट बंद हो जाता है। तो सर यहाँ पे लेकिन लोगों का ये भी कहना है कि अगर लॉकडाउन होना है तो प्रॉपर लॉकडाउन होना है, नहीं तो 2 बजे तक नहीं करने से अच्छा है, क्योंकि 2 बजे तक सिर्फ करेंगे तो लोग सिर्फ 8 बजे से लेकर 2 बजे तक ज़्यादा जमा होते हैं। उसके बाद में रेस्ट जो 2 बजे के बाद है वहाँ आदमी दिखाई नहीं देते, लेकिन 8 बजे से लेकर 2 बजे तक का बीच में ज़्यादा रस होता है। तो इसका ऊपर में सर आप क्या कहेंगे सर? हम कोशिश कर रहे हैं कि ये सिचुएशन धीरे धीरे हम टाइट करते चलें, ताकि लोगों के ऊपर इकोनॉमिक हार्डशिप ना हो। और अभी जैसे हमने चांगलांग टाउन में 3 दिन के लिए मार्केट बंद किया, तो अगर हम 2 दिन के लिए मार्केट फिर नहीं खोलेंगे तो घरों में सामान का शॉर्टेज हो जाएगा। और आप कभी भी कोई भी लॉकडाउन करें तो आपके पास बैकअप होना चाहिए। जैसे कि हमने अभी म्याऊ में करने वाले हैं, कल काफ़ी केसेस पॉजिटिव आए, तो वहाँ पे हमारे पास बैकअप होना चाहिए डोर स्टेप खाने की डिलीवरी के लिए, कोई भी एसेंशियल आइटम की डिलीवरी के लिए।
अदरवाइज़ रेसिडेंट्स को काफ़ी प्रॉब्लम होता है। और मैं चांगलांग के सभी रेसिडेंट्स से रिक्वेस्ट भी करूँगा कि 2 चीज़ों की ज़रूरत है। 45 ईयर्स एंड अबव के अभी भी काफ़ी लोग हैं जिन्होंने वैक्सीन नहीं लिया है। आप इस चीज़ को समझिए कि जब तक आप दोनों डोज को कोवैक्सीन या कोविशील्ड का नहीं ले लेता है, तब तक आप सेफ़ नहीं हैं। आपको तुरंत वैक्सीन लेना चाहिए और अभी हमारे पास सरप्लस वैक्सीन है। और दूसरी बात है कि हमारे जो भी लोग असम जाते हैं या फिर जो भी लोग अपने कोरोना हो जाता है और नहीं बताते हैं, सिम्टम आ जाते हैं, इस तरह के इर्रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर को सोसाइटी को अपने लेवल पे देखना है। जो हमारे पब्लिक लीडर्स हैं और उसके अलावा जो हमारे सेल्फ हेल्प एनजीओज़ हैं, इन लोगों को प्रेशर डालना है कि इस तरह का डर भय अपने मन से निकाल दें। अगर आप असम से वापस आ रहे हैं, कोई काम करके आपको लगता है एक्सपोजर हुआ है, वैसे भी हमारा एसओपी बोलता है कि आपको होम आइसोलेशन में रहना है। अगर सिम्टम आ रहे हैं तो आप बाहर मत निकलिए, आप अपने नेबर्स, अपने फ्रेंड्स, फैमिली सबको रिस्क में ला रहे हैं। उसी तरह से अगर आप कोविड पॉजिटिव हो रहे हैं तो आप जिन जिन से मिले हैं उन सबको बताइए। हमारी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग टीम आपको डेली कॉल करती है। आप अपनी पूरी हिस्ट्री बताइए, तभी हम ढूंढ पाएंगे कि किस किस को आपसे संक्रमण हो सकता है। तो कम्युनिटी को एक साथ काम करना है। बहुत ये जिसको बोलते हैं क्रिटिकल मोमेंट है। अगर हमने अगला 1 महीना ठीक से निकाल लिया तो मेरे को लगता है हम सिचुएशन को अंडर कंट्रोल रखेंगे और आई होप फॉर द बेस्ट। सर ये जो सिम्टोमेटिक और एसिम्टोमेटिक का बात है, जो एसिम्टोमेटिक है वो सर घर आइसोलेशन के लिए भेजते हैं, तो लेकिन सर ये जो सिम्टोमेटिक है उनको सर किस प्रकार से हैंडलिंग करने से अच्छा होगा सर, और किस प्रकार से कर रहे हैं? सिम्टोमेटिक जो भी हमारे केसेस होते हैं उन सबको हम अपने कोविड केयर सेंटर्स में रख लेते हैं। उसमें सबसे पहले डॉक्टर सिम्टम की जांच करते हैं और वो देखते हैं कि हाँ पेशेंट एलिजिबल है एडमिट करने के लिए। उसके बाद वहाँ पे उनको बेसिक मेडिसिन दी जाती हैं। और इसके अलावा अगर उनका सिम्टम कभी भी ख़राब होता है तो उसमें अगर ऑक्सीजन सपोर्ट की ज़रूरत है या फिर किसी एक्स्ट्रा मेडिसिन स्टेरॉइड की या ब्लड थिनर्स की ज़रूरत है, वो उस समय उनको प्रोवाइड की जाती है। आज भी हमारा एक वीडियो कॉन्फ्रेंस है जिसमें हम अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल के स्टॉक को असेस करेंगे और देखेंगे अगर कहीं कमी है तो उसको जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए। सर लास्ट क्वेश्चन ये है सर, जैसे कि अभी कोविड का अपडेट सर किसी को चाहिए, खास करके डिस्ट्रिक्ट का, तो सर जैसे कि बहुत लोग चिंतित में हैं कोविड को लेते हुए, तो सर बहुत लोग पूछते भी हैं, मुझे भी कॉल करके पूछते हैं कि आज यहाँ पे कितना, कहाँ पे कितना मिला है, क्योंकि सब लोग डरते हैं। तो सर ये जो कोई भी हर एक इंडिविजुअल चांगलांग डिस्ट्रिक्ट का खास करके, तो अगर वो चाहेगा कि कोविड का अपडेट मिले तो सर वो कहाँ जाके, किसको पूछने से, कौन सा वेबसाइट में जाके मतलब जानने से मतलब मालूम चलेगा? हम कोविड अपडेट्स डेली 6:30 to 7 के बीच में रिलीज़ करते हैं। कोशिश करेंगे, आज से ही स्टार्ट करेंगे कि सारे मीडिया पर्सनल्स और हमारे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स में भी इसको हम रिलीज़ कर दें, ताकि आपको डेली बेसिस पे अपने केसेस का ब्रेकअप पता चल जाए और कौन केस कहाँ से आ रहा है, ताकि पब्लिक में पैनिक भी ना फैले और सही इन्फॉर्मेशन सही टाइम पे लोगों को मिल जाए। थैंक यू सो मच। ये थे हमारे साथ चांगलांग डिस्ट्रिक्ट के डिप्टी कमिश्नर देवांश यादव IAS। सर से हमने आज काफ़ी सारे चर्चे में हमने बात किए। आज तक लेके सर ने जो यहाँ पे काम लगाया, काम लागू किया, उसके ऊपर में हमने बात किए और आने वाले दिनों में किस प्रकार से सर फिर चांगलांग डिस्ट्रिक्ट को आगे ले जाएंगे इसके ऊपर में भी हमने बात की। और साथ ही साथ में यहाँ पे जो कोविड अपडेट है, कोविड अपडेट भी सर से हमने लिए और सर ने ये भी कहा है कि जो आदमी डरते हैं कोविड से और जिनको अपडेट चाहिए, आज से शायद आज शाम से चांगलांग एडमिनिस्ट्रेशन के ओर से सारे अपडेट आपको सोशल मीडिया में मिल जाएगा। तो मैं विदा लेना चाहूँगा गुमसोंग लगांग चांगलांग से। थैंक यू सो मच।